चलिए कल हम लोग देखे थे पदार्थ की 3 अवस्था है ना, जिसमें हम लोग पढ़े थे ठोस। ठोस क्यों होता है, फिर पढ़े थे द्रव क्यों होता है, और फिर पढ़े थे गैस, और ये जानने के प्रयास किए थे कि गैस क्यों होता है ना। तीनों की अवस्थाओं के बारे में हम कल अध्ययन किए थे। आज हम लोग को पढ़ना है पदार्थ का एक प्रॉपर्टी जिसको कहते हैं द्रवनांत। द्रवनांत शब्द का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो आएगा द्रवन जोड़ अंग है ना, तब बनेगा वो द्रवनांत। तो द्रवन क्या है, पदार्थ की वैसी अवस्था जो द्रवित अवस्था में है ना। तो सारा पदार्थ तो द्रव अवस्था में नहीं है, कुछ पदार्थ ठोस अवस्था में है और कुछ पदार्थ गैसीय अवस्था में है। तो जो ठोस पदार्थ है उसको द्रव अवस्था में हम लाएंगे तो उसके लिए हमको कुछ प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। क्या अपनाना पड़ेगा, उसके अंतराण्विक बल को कमजोर करना पड़ेगा, क्योंकि ठोस अवस्था से पदार्थ द्रव अवस्था में तभी आएगा जब उसके अंतराण्विक बल को हम तोड़ेंगे। क्या बताए कि अंतराण्विक बल काफी प्रबल है इसलिए वो पदार्थ ठोस है, और जब उसके अंतराण्विक बल को हम तोड़ेंगे और तोड़कर कमजोर कर देंगे तो पदार्थ अपने आप धीरे धीरे ठोस से द्रव में परिवर्तित होते जाएगा। तो अंतराण्विक बल को तोड़ने के लिए हमको कोई प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा, तब हमारा पदार्थ ठोस से द्रव में आएगा, है कि नहीं। तो अंतराण्विक बल को तोड़ने का सबसे अच्छा उपाय है उसको गर्म कर दीजिए, सिंपल सा उपाय। जैसे जैसे गर्म कीजिएगा उसका अंतराण्विक बल टूटते जाएगा, पदार्थ हमारा ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आते जाएगा, है कि नहीं। तो द्रवनांत कहते हैं कि अगर पदार्थ को उसके वायुमंडलीय ताप और दाब पर गर्म करें और गर्म करने के बाद वह द्रव अवस्था में परिणत हो जाए तो उसे हम उस पदार्थ का द्रवनांत कहते हैं ना। पदार्थ का क्या कहते हैं, द्रवनांत कहते हैं। समझ में आया। अब है कि हमारे प्रकृति में कई प्रकार के पदार्थ हैं, सबकी प्रकृति अलग अलग है कि नहीं। जैसे हम लोहा देखते हैं, लोहा को कंपेयर करते हैं हम उसी के जैसा एक और ठोस पदार्थ है एल्युमिनियम। लोहा भी ठोस है, एल्युमिनियम भी, लेकिन दोनों की प्रकृति अलग अलग। जहाँ लोहा ज्यादा कठोर है एल्युमिनियम थोड़ा उससे कम कठोर है। तो दोनों को द्रवित अवस्था में लाने के लिए समान ताप तो देना नहीं पड़ेगा। जो ज्यादा हार्ड है उसको ज्यादा हार्ड ताप देना पड़ेगा, जो सॉफ्ट है उसको कम ताप देना पड़ेगा, है कि नहीं। बात में आ रहा है। तो हमारे पदार्थ की प्रकृति के आधार पर उसका द्रवनांत जो है वो मापा जाता है, तोला जाता है, उसको समझा जाता है। तो द्रवनांत को प्रभावित करने वाले 2 कारक। पहला कारक हम लिखे हैं दाब, है ना। अब तुम्ही से पूछते अगर तुमको खड़ा होना तो तुम अपना बल लगाओ, अपना ताकत लगाओ, खड़ा हो जाओ। बिना ताकत लगाए खड़ा हो जाओ, ताकत लगाओ। और ऊपर से हम तुमको दाबे तो तुमको ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा कि कम ज्यादा। तो बेचारा कोई भी बेवकूफ आदमी भी बोल दे कि अगर तुम बैठे हुए हो तुमको दाबे हुए खड़ा हो तो तुमको अपना ताकत लगाना पड़ेगा कि। तो अगर किसी भी पदार्थ को हम दाब दें और उसको तोड़ने का प्रयास करें, है ना, उसको गर्म करने का प्रयास करें, तो जैसे जैसे दाब बढ़ेगा वैसे वैसे उसका द्रवनांत क्या होगा। द्रवनांत मतलब द्रव अवस्था में लाने की प्रवृत्ति क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम दाब देंगे तो दाबने के बाद तो ऑटोमेटिकली उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स अपने आप क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, क्लोज होगा। और जब क्लोज होगा हम उसको क्या करना चाह रहे हैं, हम खोलना चाह रहे हैं, उसको फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन हम उसको ऊपर से क्या किए, कंप्रेस कर दिए, दाब दिए। तो जितना हम दाबेंगे उतना ज्यादा हम उसको फैलाने के लिए अंदर से बल लगाएंगे। तो दाब बढ़ेगा तो उसका द्रवनांत भी क्या होगा। बात क्लियर हुआ।
जैसे तुमको हम दाब दे और कहें खड़ा हो, तो खड़ा होने के लिए तुमको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा जी। हमारे दाब के बल के विपरीत तुमको एक और एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा, तब तुम जाके खड़ा हो। अपने बल के हिसाब से, अपने खड़ा होने के हिसाब से जो बल लगा रहे थे, उस बल से भी एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा, तब जाके तुम खड़ा हो। कब? जब हम तुमको दाबेंगे तब। उसी प्रकार से अगर हम पदार्थ को दाब दिए, तो पदार्थ को हम दाबे तो उसका अंतरांगीय बल को क्लोज कर दिए। अब उस अंतरांगीय बल को हमको तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए हमको बल क्या करना पड़ेगा? ज्यादा लगाना पड़ेगा। तब हम ज्यादा बल लगाएंगे, तब हमारा जाकर वो द्रवित अवस्था में आएगा। यानी दाब बढ़ाने से पदार्थ का द्रव्यमान का मान बढ़ता। क्लियर हुआ? दूसरा है अशुद्धियां। तुम जानते हो कि हर एक प्रकार के पदार्थ में अगर अशुद्धि डाल दें, सपोज करो ऐसा पानी, तो पानी तुम जानते हो कि द्रवित अवस्था में आने के लिए अगर हमारा पानी शुद्ध अवस्था में है तो 15 डिग्री 18 डिग्री पर वो द्रवित अवस्था में आ जाएगा। ऐसे तो पदार्थ, पानी जो पदार्थ है उसकी तीनों अवस्थाएं होती हैं। पानी ठोस अवस्था में भी है बर्फ के रूप में, द्रव अवस्था में है पानी के रूप में, अब वेपर अवस्था में भी है हमारा वाष्प के रूप है कि नहीं? लेकिन अगर हमको ठोस से लाना है द्रव में, तो ठोस अवस्था में पानी 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। 4 डिग्री से लेकर 10 डिग्री सेल्सियस के बीच भी अगर हमारा ठोस अवस्था में बर्फ बनने की स्थिति में है तो है। लेकिन अगर 20 डिग्री टेम्परेचर पर हम ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? द्रव अवस्था में आ जाएगा। अब बर्फ को हम 20 डिग्री सेल्सियस में ले जाने के पहले उसमें हम बहुत सारा बालू मिला दें, ठीक है? बालू मिला दिए और बालू को हम गर्म कर दिए। मान लो कि हम कोई पॉट लिए, ये इसमें हमारा बर्फ जमा हुआ है, बर्फ जमा हुआ, और इसमें हम बालू के कण भी मिलाए हुए हैं और नीचे से हम क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। और इसके टेम्परेचर को ले जाना है कितना डिग्री? 20 डिग्री। तो जब हीट करेंगे तो पानी तो हमारा पहले नॉर्मली टेम्परेचर पर गर्म होना शुरू हो जाएगा, लेकिन तुम जानते हो कि एक साम्य अवस्था भी आना चाहिए। 20 डिग्री टेम्परेचर लाने के लिए हमको इस बालू को भी गर्म करना पड़ेगा। कहां तक? 20 डिग्री तक। तब 20 डिग्री पानी और 20 डिग्री हमारा बालू आएगा। दोनों अगर 20 डिग्री तक गर्म हो जाएगा तो हमारा दोनों का साम्य अवस्था में टेम्परेचर बताएगा 20 डिग्री। अगर हमारा पानी गर्म होकर 20 डिग्री हो गया और अगर बालू का टेम्परेचर 8 डिग्री है, 10 डिग्री है, तो वो पानी को क्या करेगा? हीट को गेन कर लेगा, नहीं कर लेगा गेन? तो हीट गेन कर लेगा तो पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री करने देगा वो तो 20 डिग्री होने नहीं देगा। तो 20 डिग्री होने नहीं देगा, इसका मतलब पदार्थ के द्रवित अवस्था में आने के लिए अगर उसमें अशुद्धियां मिली हुई है तो अशुद्धियां उसके द्रव्यमान को क्या करती है? बढ़ा देती है, नहीं बढ़ा देगी? बात क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बात? कि अगर किसी भी पदार्थ को द्रवित अवस्था में लाने के लिए उसमें बाहर से कोई अशुद्धि मिला हुआ है तो अशुद्धि खुद टेम्परेचर गेन कर लेगा, और जब वो टेम्परेचर गेन कर लेगा जितना उसका द्रव्यमांक है उतना तक, जब तक वो खुद नहीं आएगा तब तक वो पदार्थ को आने नहीं देगा। इसलिए जैसे जैसे अशुद्धियां बढ़ती है, अशुद्धियां मिलती है, वैसे वैसे पदार्थ के द्रव्यमांक भी बढ़ता है। क्लियर? चलिए आइए, इसके बाद है क्वथनांक। क्वथनांक के साथ साथ हम लोग एक और पढ़े थे वाष्पीकरण, और यहीं पर पढ़े थे क्वथनांक 10th क्लास में, अगर याद आ रहा होगा तब तो पढ़ा है, पढ़े तुम लोग? क्वथनांक किसे कहते हैं? नहीं पढ़े? पढ़े? किसे कहते? भुला गया। अच्छा, ये तो मानव की प्रवृत्ति है। अगर मानव भुलाएगा नहीं तो तुलसीदास और कालिदास हो जाए, नहीं तो भी मतलब एक तरह से खतरनाक है। सब तुलसीदास हो जाएगा, कभी तुलसीदास को पढ़े वाला करेगा। जिस प्रकार से हमारा ठोस पदार्थ से द्रव अवस्था में लाने के लिए द्रव्यमांक चाहिए, उसी प्रकार से द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में ले जाने के लिए क्वथनांक चाहिए। क्वथन का अंग मतलब वो वेपर में बदल जाए,
वाष्प में परिणत हो जाए। समझ में आया बात? हाँ सर। अगर संधि विच्छेद करो क्वथनांक, तो क्वथन जोड़ अंक, यानी वैसा तापमान समान वायुमंडलीय ताप और दाब पर जिस पर द्रव पदार्थ वाष्प में परिणत होना शुरू हो जाता है, उसे उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। और सेम इसी टाइप का एक और डिफिनेशन है वाष्पीकरण का। जब पदार्थ वाष्प के रूप में परिणत हो जाए, वेपर बन के उड़ना शुरू हो जाए। थोड़ा दोनों में डिफरेंस समझ लो तो क्वथनांक समझना आसान हो। हम क्या करते हैं कि गर्मी के मौसम में एक कटोरा पानी छत पर रखो, ठीक है? सुबह रखो, शाम के जाके देखो कितना रहेगा, कम जाएगा या वाष्प होकर पूरा खत्म हो सकता है नहीं। तो क्या उसमें बाहर से तापमान दिए थे? नहीं दिए थे, लेकिन वायुमंडलीय तापमान पर वो हमारा वाष्प बनिए कि नहीं। लेकिन अगर हम पानी को गर्म करते हैं एक बर्तन में लेके, तो जब वो 100 डिग्री टेम्परेचर गेन कर लेगा तो अपने आप वो वाष्प के रूप में उड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जब गर्म करने के बाद वाष्प के रूप में परिणत होता है, वाष्प में बदलता है, तो वो कहलाता है क्वथनांक। और जो हम खुले वातावरण में छोड़ देते हैं पानी को, जहाँ हीट देने की कोई आवश्यकता नहीं है, वहां पर सिर्फ वो सूर्य का प्रकाश हो या फिर वायुमंडल का जो तापमान हो, उस तापमान पर धीरे 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 वो अपना ऊपर के स्तर से, दोनों में अंतर है। जब हम किसी चीज को क्वथनांक पर ले जाएंगे तो उसको हीट देंगे किधर से? नीचे से। हम बर्तन में लेके उसको गर्म करते हैं नीचे से, तब ये इसका मॉलिक्यूल टूटता है और तब ऊपर जाता है, उसको वाष्प बनाता है। समझ में आया बात? जैसे तुम घर में खाना बनाते हो तो हम लोग कहते हैं अधन चढ़ाना। एक बर्तन में पहले पानी गर्म करते हैं चावल बनाने के लिए, तो उसको क्या कहते हैं? अधन चढ़ाना। तो जब हम अधन चढ़ा देते हैं तो 10 मिनट तक देखते हैं कि वो पानी में कोई चीज का परिवर्तन नहीं है। लेकिन जैसे 11वां मिनट होगा, नीचे से एक बुलबुला आएगा ऊपर की, एक बुलबुला आया, दूसरा, तीसरा, चौथा, फिर चारों तरफ से बुलबुला शुरू हो जाए। और जब पूर्ण रूपेण सब बुलबुला ऊपर तक आना, इसका मतलब नीचे के तापमान को वो ऊपर तक ला रहा है। नीचे गर्म हो गया तो गर्म होने पर कोई वस्तु क्या होती है? ऊपर भागती है। तो वो बुलबुला गर्म हो गया, वो क्या होगा? ऊपर आएगा। तो ऊपर जैसे जैसे आएगा, मान लो इतना बड़ा पॉट है तो नीचे गर्म हुआ, ऊपर जैसे जैसे आ रहा है वो अपने अगल बगल के मॉलिक्यूल्स को भी क्या कर रहा है? गर्म कर रहा है नहीं? इस तरह से दूसरा बुलबुला आएगा, अगल बगल के मॉलिक्यूल्स को गर्म करेगा, इस तरह सब मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। और जब सारा मॉलिक्यूल्स एक तापमान पर आ जाएगा गर्म होकर, तो उसके बाद धीरे धीरे उसका टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू हो जाएगा। और जब इंक्रीज करते करते 100 डिग्री टेम्परेचर बन जाएगा उसका, तो उसका क्या मॉलिक्यूल्स टूटेगा, एक दूसरे के साथ अंतराणु बल छोड़ेगा और वाष्प के रूप में ऊपर उड़ना शुरू हो जाएगा। तो जब हम क्वथनांक करते हैं तो क्वथनांक में पूरे द्रव्यमान से हमारा अंतराणु बल टूटता है और टूटने के बाद ये वाष्प के रूप में परिणत होता है। लेकिन जब इसी को हम खुला वातावरण में रख देते हैं पानी को, तो इसके नीचे वाला भाग से कोई मतलब नहीं है। ये ऊपर हमारा जैसे ही सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ेगा तो ऊपर के लेयर को ये क्या करेगा? गर्म करेगा। और जब ऊपर का लेयर गर्म होगा तो वही लेयर गर्म होकर नीचे वाला लेयर से अंतराणु बल तोड़ देगा, और तोड़ देगा वो वाष्प बन के क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। बस में तो ये हुआ क्या चीज? वाष्पीकरण। ये क्या हुआ? क्वथनांक। दोनों समझ में आ गया? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है? क्वथनांक को करने के लिए या क्वथनांक प्राप्त करने के लिए हमको गर्म करना पड़ेगा। वाष्पीकरण के लिए गर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है। क्या है? सिर्फ जाड़ा में ही वाष्पीकरण होता है? गर्मी में होता है, बरसात में होता है, हर मौसम में होता है। यह है कि गर्मी में टेम्परेचर ज्यादा है तो वाष्पीकरण की क्रिया तेज होगी, जाड़ा में टेम्परेचर कम है तो वाष्पीकरण कम होगा।
अगर हम गर्मी के मौसम में 1 लोटा पानी रखते हैं और 1 लोटा पानी दिन भर में वाष्पीकृत हो जाता है, तो मैं भी जाड़ा में आधा लोटा पानी वाष्पीकृत होगा। और बरसात में क्या होगा कि जरा सा एकाध 2 चम्मच 4 चम्मच 6 चम्मच वाष्पीकृत होगा, लेकिन होगा। तो वाष्पीकरण के लिए कोई टेम्परेचर नहीं है, लेकिन क्वथनांक के लिए टेम्परेचर नियत है। हर एक प्रकार के पदार्थ का क्वथनांक अलग अलग होता है। पानी का अलग है, अल्कोहल का अलग है, अगर हम दूसरा चीज लेंगे घी का अलग है, डीजल का अलग है, पेट्रोल का अलग, सबका क्वथनांक अलग है। सबका क्वथनांक का अलग अलग मान है, नियत मान है ना। जब तक वह पदार्थ उस तापमान पर नहीं पहुंचेगा तब तक उसका क्वथनांक नहीं होगा। जैसे पानी का क्वथनांक पड़े 100 डिग्री सेल्सियस, तो पानी को हम गर्म करते जाए, जब तक वो 100 डिग्री पर नहीं पहुंचेगा तब तक वो वाष्प रूप में परिणत नहीं होगा। अगर दूध का क्वथनांक तुमको बताना है तो दूध का क्वथनांक पानी से ज्यादा होगा, क्योंकि दूध का डेंसिटी ज्यादा है, तो उसका क्वथनांक भी ज्यादा होगा। मान लो दूध का, सपोज करो कि दूध का क्वथनांक अगर 120 डिग्री सेल्सियस है, तो जब तक वो 120 डिग्री सेल्सियस गेन नहीं करेगा तब तक वो वेपर बनना नहीं। उससे भी ज्यादा डेंस हमारा घी है कि नहीं? उससे भी ज्यादा डेंस घी है कि नहीं? कड़वा तेल है। तो अगर इसका क्वथनांक करना है तो उसका उससे भी ज्यादा टेम्परेचर गेन करेगा वो। जब जो पदार्थ का क्वथनांक जितना है, जब तक वह पदार्थ उतना टेम्परेचर गेन नहीं करेगा तब तक वह पदार्थ अपना वाष्प के रूप में परिणत नहीं होगा। क्लियर? तो आओ यहाँ पर क्वथनांक के बारे में कह रहा है कि क्वथनांक के बारे में निम्नलिखित बातें यहाँ पर हमको समझना होगा। क्वथनांक द्रव पदार्थ में होती है। जब तक पदार्थ द्रवित अवस्था में नहीं रहेगा तब तक उसका क्वथनांक आएगा ही नहीं। अगर ठोस पदार्थ का क्वथनांक तुमको प्राप्त करना है तो ठोस पदार्थ को पहले परिणत करना पड़ेगा, किसमें? द्रव में, और तब उसके अंदर हीट डालते जाओगे, जब उसका क्वथनांक उसको प्राप्त हो जाएगा वो वेपर बनना शुरू हो जाएगा। तो क्वथनांक प्राप्त करने के लिए हमको पदार्थ की कौन अवस्था चाहिए? ऑब्जेक्टिव सवाल पूछेगा कि क्वथनांक प्राप्त करने के लिए पदार्थ की किस अवस्था की जरूरत है? द्रव अवस्था की जरूरत है। यानी द्रव अवस्था में पदार्थ रहेगा तभी उसको हम क्वथनांक पर ले जा सकते हैं, अन्यथा क्वथनांक पर ले जाने के लिए सबसे पहले उसको द्रव अवस्था में हमको लाना पड़ेगा। क्लियर? दूसरा कह रहा है कि वाष्प बनने की यह तीव्र प्रक्रिया, ये वाष्प बनने की धीमी प्रक्रिया। जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे या वायुमंडलीय तापमान बढ़ेगा तब इसका वाष्पीकरण की दर बढ़ सकता है। जैसे गर्मी के मौसम में वाष्पीकरण तेज हो सकता है, ठंडा के मौसम में वाष्पीकरण कम हो सकता है। लेकिन अगर पानी को तुम क्वथन पर ले जाओगे तो चाहे जाड़ा रहे, गर्मी रहे या बरसात रहे, जैसे ही इसको गर्म करके 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाओगे ये तुम्हारा वेपर बनना शुरू हो जाएगा। तो वेपर बनाने के लिए हमको जल्दी से वेपर बनाना है, तेजी से वेपर बनाना है, तो उस पदार्थ को हमको उसके क्वथनांक पर ले जाना पड़ेगा। तो क्वथनांक कैसी प्रक्रिया है? तीव्र प्रक्रिया है। लेकिन वाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया है? धीमी प्रक्रिया है। यहाँ भी ऑब्जेक्टिव सवाल बना कि वाष्पीकरण की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? धीमी प्रक्रिया है। क्वथनांक की प्रक्रिया कैसी प्रक्रिया है? तीव्र प्रक्रिया है। क्वथनांक में पदार्थ वाष्प के रूप में जल्दी जल्दी बदलता है, जितना हम जल्दी उसको हीट करेंगे, टेम्परेचर देते जाएंगे, वो वाष्प के रूप में बदलते जाएंगे। उसके बाद कहा है कि क्वथनांक एक निश्चित तापमान पर संपन्न होती है। अभी तुमको बताएं कि हर एक पदार्थ का क्वथनांक का जो अंक है, टेम्परेचर है, वो अलग अलग। जैसे पानी का टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, तो जब तक 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी को हम गर्म नहीं करेंगे तब तक वो वाष्प के रूप में परिणत होना शुरू नहीं होगा। उसी प्रकार से दूसरा घी का क्वथनांक अलग है, पेट्रोल का क्वथनांक अलग है, डीजल का क्वथनांक अलग है, घी का क्वथनांक अलग है। जब तक उस पदार्थ को उस तापमान पर नहीं ले जाओगे तब तक वो क्वथनांक के रूप में, वाष्प के रूप में परिणत नहीं होगा। इसलिए पॉइंट बोला है कि क्वथनांक जब भी होता है तो एक निश्चित तापमान पर होता है, क्योंकि हर एक पदार्थ का क्वथनांक क्या है? अलग है। उसके बाद कह रहा है कि यहां पर देखो एक एग्जांपल के तौर पे, ये लोटा टाइप का हुआ।
अब इसमें हम लबालब पानी भर दें, ठीक। अगर 1 किलो पानी इसमें हम डालेंगे, ठीक है, और इसी पानी को एक क्या करते हो, आटा सानने वाला जो बर्तन रहता है गमला में डाल दें। अब दोनों को एक ही जगह पर छत पे हम छोड़ दें, ठीक है। शाम को जब देखेंगे तो इसमें भी पानी 1 ही किलो है, तो इसका पानी ज्यादा बचे हुआ रहेगा, इसका लोटा वाला पानी क्यों, दोनों को जो समान था छत पे छोड़े थे, इसके सतह का क्षेत्रफल ज्यादा, जिसके कारण सूर्य का प्रकाश इस पर ज्यादा पड़ेगा, है न। और यहाँ पर जो विस्तार, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है तो पानी भी हमारा ज्यादा वाष्पित होगा। लेकिन इसके टॉप का क्षेत्रफल क्या है, कम है। तो जब हमको तापमान गेन करेगा तो इतने क्षेत्रफल पर ढकेलेगा, तो इतने क्षेत्रफल से पानी वाष्पित होगा, तो इतना क्षेत्रफल से पानी वाष्पित हुआ। लेकिन ये जो वाष्पीकरण की प्रक्रिया है वो क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्षेत्रफल का विस्तार ज्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण ज्यादा होगा। लेकिन क्वथनांक के लिए विस्तार का कोई जरूरत नहीं है। इसको भी अगर 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करोगे तो ये भी उतना तेजी से ही वेपर बनाएगा जितना तेजी से ये बनाएगा, है ना। इसको भी गर्म करोगे, लेकिन क्षेत्रफल पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। क्षेत्रफल का प्रभाव वाष्पीकरण का पड़ता है, लेकिन क्वथनांक पर क्षेत्रफल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए पॉइंट लिखा है कि क्वथन द्रव के सतह के विस्तार पर निर्भर नहीं करता। ये पॉइंट समझ में आ गया कि क्षेत्रफल का विस्तार अगर ज्यादा रहेगा तो वाष्पीकरण की क्रिया ज्यादा होगी, अगर विस्तार कम भी है तो उसके क्वथनांक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्वथनांक होने के लिए विस्तार ज्यादा हो या कम हो, उसको जरूरत है 100 डिग्री सेल्सियस का। जैसे जैसे 100 डिग्री सेल्सियस की ओर वो बढ़ते जाएगा वैसे वैसे उसका वाष्पीकरण की क्रिया बढ़ते जाएगी, चाहे उसका सतह कम हो या ज्यादा। उसके बाद कहा है कि इसको गर्म करने की तो जरूरत है नहीं वाष्पीकरण के लिए, क्योंकि ये तो वायुमंडलीय तापमान के आधार पर ही वाष्पीकृत होता है। लेकिन क्वथनांक प्राप्त करने के लिए गर्म करना आवश्यक है। गर्म करके जब तक हम उसके तापमान पर नहीं ले जाएंगे जिस तापमान पर उसका क्वथनांक होना चाहिए, उस क्वथनांक पर अगर उसको हम नहीं ले जाएंगे तब तक वो हमारा वाष्पीकृत नहीं होगा। हाँ अमित बाबू, जो हमारा क्वथनांक है उसको गर्म करना जरूरी है। जब तक हम गर्म नहीं करेंगे तब तक वो अपनी क्वथन अवस्था में नहीं आएगी। एक और है जो तुमको यहाँ पर उदाहरण दिए थे कि अगर हम किसी भी पदार्थ में अशुद्धि मिला देंगे तो अशुद्धि मिलाने के बाद जब गर्म करेंगे तो पहले तो वो पदार्थ अपना टेम्परेचर गेन करेगा, उसके बाद जो उसमें अशुद्धि है वो भी टेम्परेचर गेन करेगा। तो टेम्परेचर बढ़ेगा कि घटेगा, बढ़ेगा। तो किसी भी पदार्थ को उसके क्वथनांक पर ले जाने के लिए अगर उसमें अशुद्धि मिला देते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो देखो पॉइंट क्या लिखा, द्रव में घुली हुई अशुद्धियों के कारण जो हम बाहर से उसमें अशुद्धि मिला दिए हैं या मिल गया है किसी कारणवश, तो अगर अशुद्धि मिल जाता है तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। ये बात समझ में आ गया, ये सारा पॉइंट समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई किसी पॉइंट पर कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब है कि क्वथनांक को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। जैसे वहां पर द्रवनांक को प्रभावित करने वाले 2 कारक थे, दाब और अशुद्धियां, उसी प्रकार से क्वथनांक को भी प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसमें पहला कारक है द्रव की प्रकृति। तुम जानते हो कि द्रव हमारा जो है वो अलग अलग प्रकृति का है। एक शुद्ध 100% प्योर पदार्थ, उसमें अशुद्धि मिला दिए वो पदार्थ, तो वो तो प्योर रहा नहीं, तो प्रकृति उसका क्या हो गया, चेंज हो गया। दूसरा पदार्थ को हम पहले पदार्थ में मिला दिए तो वो भी हमारा पदार्थ का प्रकृति चेंज हो गया। जैसे जैसे द्रव की प्रकृति चेंज होते जाएगी वैसे वैसे उसका क्वथनांक भी बदलते जाएगा। चेंज होना मतलब उसमें ऑलरेडी अशुद्धि मिलना है कि नहीं। जैसे अगर हम पानी में चीनी मिला तो उसका क्वथनांक बदल जाएगा,
पानी में अगर बालू मिला दे तो उसका क्वथनांक बदल जाएगा, पानी में अगर दूध मिला दे तो भी उसका क्वथनांक बदल जाएगा, क्योंकि दूध का क्वथनांक अलग है, पानी का क्वथनांक भले दोनों द्रव है लेकिन दोनों का क्वथनांक क्या है, क्योंकि दोनों का डेंसिटी अलग अलग है। तो क्वथनांक जैसे हम पदार्थ की प्रकृति को बदल देंगे उसका क्वथनांक क्या होगा, बदल जाएगा। और हम ज्यादातर ये बात रखें कि अगर पदार्थ द्रवित अवस्था में है और द्रवित अवस्था वाले पदार्थ को मिलाएंगे तो थोड़ा सा क्वथनांक ऊपर नीचे होगा, क्योंकि द्रव में थोड़ा परिवर्तन होगा। लेकिन अगर उस द्रवित पदार्थ में ठोस पदार्थ मिला दें तो हमारा क्वथनांक ज्यादा ऊपर नीचे होगा, क्योंकि हमारा द्रव पदार्थ का क्वथनांक अलग होता है, ठोस पदार्थ का क्वथनांक अलग होता है। तो हमारा द्रव पदार्थ पहले क्वथन अवस्था की ओर तभी जाएगा जब वह ठोस पदार्थ को भी गर्म कर दे और उसको साम्य अवस्था तक गर्म करे, तब हमारा वो क्वथनांक की ओर बढ़ेगा। तो जैसे जैसे हम द्रव की प्रकृति को बदलते जाएंगे वैसे वैसे उस पदार्थ का क्वथनांक भी बदलते जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि दाब बढ़ाने पर, अभी तो तुमको बढ़ाए, तुमको दाबे और कहीं खड़ा हो तो तुमको ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा कि नहीं। तो दाब बढ़ाने पर जैसे द्रव्यरांक बढ़ जाता था उसी प्रकार से दाब बढ़ाने पर पदार्थ को एक तरफ से हम गर्म करके उसके मॉलिक्यूल्स को तोड़ रहे हैं। हम चाह रहे हैं उसका मॉलिक्यूल्स टूटे और वो वेपर में, लेकिन ऊपर से हम क्या कर रहे हैं, कंप्रेसर कर रहे हैं ताकि उसका मॉलिक्यूल्स सटा हुआ रहे, है कि नहीं। एक तरफ से हम दबा रहे हैं और दूसरी तरफ से हम गर्म करके उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा जो दाब है उस दाब से ज्यादा बल अगर नीचे वाला तापमान लगाएगा तब पदार्थ अपना प्रवृत्ति बदलेगा, प्रकृति बदलेगा, है कि नहीं। तो हम जैसे जैसे दाब को बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसका क्वथनांक भी बढ़ता जाएगा, यानी दाब के बढ़ाने पर पदार्थ का क्वथनांक का मान बढ़ता है। क्लियर। उसके बाद कह रहा है कि जैसा कि अभी हम कई बार उदाहरण के तौर पे बता चुके हैं कि जैसे जैसे अशुद्धि हम उसमें मिलाएंगे वैसे वैसे क्वथनांक उसका बढ़ेगा। जैसे जैसे हम अशुद्धि का प्रकृति बदलेंगे वैसे वैसे क्वथनांक का प्रकृति भी बदलेगा। अगर पदार्थ द्रवित अवस्था में है और उसमें द्रव अशुद्धि मिलाएंगे, यानी द्रव में द्रव को मिलाएंगे तो उसका क्वथनांक बदलेगा। द्रव में अगर ठोस मिला देंगे तो उसका क्वथनांक और बढ़ जाएगा। समझ में आया बात। यानी कि अगर पदार्थ द्रव पदार्थ में किसी दूसरे पदार्थ को अशुद्धि के तौर पे मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। क्लियर। इतना पॉइंट में कोई दिक्कत। चलिए अब आइए गैसीय अवस्था। तुम जानते हो कि गैस किसे कहते हैं, गैस किसे कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो। अनिश्चित हो, अभी कितना बोला निश्चित हो। कोई बोला, हमारा कान इतना नहीं है, सुन लिया, गलती से ही बोला लेकिन बोल दिया, है कि नहीं। तुम बोला, वो बोला, अब एक दूसरे पर ब्लेम लगे थे। अच्छा कोई नहीं बोला, हम बोलते हैं कि वैसे पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो तो उसको हम कहते हैं गैस। तो अनिश्चित होने का काउज क्या है, पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित क्यों है, क्योंकि उसका अंतराण्वीय बल काफी कमजोर होता है। जो कल नहीं आया वो लॉस किया। इंटरमोलिकुलर फोर्स उसको समझ में आता है कि नहीं आता वो तो भगवान जाने, तुम ही लोग जानो। जो कल नहीं आया उसको तो मजा लग रहा हो, ये तो सत्यनारायण स्वामी का कथा चलिए रहा। जो कल नहीं आया उसके लिए तो सत्यनारायण स्वामी का कथा है क्या। और मिस करेगी क्लास, अब 1 महीना मिस करेगी। अब कहाँ जाएगी, कहाँ कहाँ जाओगे। ऑपरेशन होगा 7 तारीख को। किसको? अपेंडिक्स हो गया हमको। अपेंडिक्स के ऑपरेशन होता है। अपेंडिक्स तो सबको है, किसी का बढ़ जाए, किसी को बढ़ जाए, किसी को नहीं बढ़ा। हमारे शरीर में बहुत सारे ऐसे पदार्थ हैं, बायोलॉजी में पढ़ा होगा, जो अवशेषांक के रूप में जाने जाते हैं। अवशेष के रूप में शरीर में वो अंग है लेकिन उसका कोई फंक्शन नहीं है। प्राचीन काल में जब मनुष्य आदि मानव रहा होगा
तब उसका फंक्शन होगा। ये अपेंडिक्स भी उसी तरह का एक अंग है जो आदि मानव उसका इस्तेमाल करता हुआ, क्योंकि आदि मानव तो कच्चा मांस खाता था, कच्चा अनाज खाता था, कच्चा फल है ना, वो तो सब कच्चा खाता था, तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए ताकत ज्यादा चाहिए। और हम लोग क्या करने लगे, जैसे जैसे हम सभ्य होने लगे, जैसे जैसे हमारा बुद्धि विकास करने लगा, जैसे जैसे हम माने लजीजता की ओर बढ़ते गए, स्वाद की ओर बढ़ते गए, तो हम पका के खाने लगे। पकाने के साथ साथ उसको जैसे तैसे रोस्ट करके तो उसमें मसाला देके खाने लगे। तो जब हम पका लिए तो भोजन तो आधा वही पच गया। तो जो काम पूर्णतः पहले पेट का था वो तो आधा आग कर दिया। आग भोजन को क्या करती? पहले हम चावल कच्चा खाते होंगे, प्राचीन काल में जब आग का आविष्कार नहीं हुआ होगा और चावल होगा तो हम कच्चा चावल खाते होंगे। लेकिन जब आग का आविष्कार हो गया और चावल होगा तो हम उसको पका के खाने लगे, तो आधा तो पच गया बाहर ही, हड़िया में ही। अब वो पका हुआ चावल को हम खाते तो हमारा पेट जो है वो उसको डाइजेस्ट करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिला है। तो जैसे जैसे हम प्राचीन काल से आधुनिक काल में आते गए, हमारा शरीर का काम करने का फंक्शन जो था वो धीरे धीरे कमते गया और कमते गया। तो शरीर का जो काम पहले कच्चा खाने के बाद अंग करता था उसका तो कोई काम रहा नहीं, तो वो अंग धीरे धीरे क्या हो गया? अवशेष के रूप में रह गया। अपेंडिक्स भी उसी तरह का एक अवशेष अंग, समझ गया? अब वो किसी कारणवश अपेंडिक्स होता है यहाँ पे, अब वो इस तरह से लटका हुआ, ठीक है, जिसका इधर का हिस्सा बंद और इधर का हिस्सा खुला हुआ। मान लो कि एक छोटी आंख बड़ी आंख के पास कहीं होगा, वो तो डॉक्टर जानता होगा। ये हमारा आंख है नहीं, यहीं पर एक अपेंडिक्स यहाँ क्या है? लटका हुआ। तो यहाँ पर से जो नली क्रॉस किया, यहाँ से इसके अंदर जाने का रास्ता है, बट यहाँ पर इसका बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। कभी कभी हम लोग क्या करते हैं कि चलते चलते खा ली, फास्ट फूड तो ज्यादातर वैसे खाते हैं। और ये वो आ गया बुफेलो सिस्टम, तो जी का तो बफर सिस्टम, खड़े खड़े खाते हैं नहीं। बुफेलो सिस्टम इसलिए बोले कि जैसे हम खड़ा खड़ा खाते हैं, भैंस भी खड़ा खड़ा खाता है नहीं। और उसके बाद भी वो भिखारी वाला सिस्टम, अगर पूरी लेना है तो थाली लेके जा, भिखारी नहीं मांगो। अगर रसगुल्ला लेना है तो वहां पर जा खड़ा हो और कह दे अगर कि 2 रसगुल्ला नहीं मिलेगा तो मुंह का जरा एक्सप्रेशन दे, है ना? इससे बढ़िया तो बेचारा जो जमीन पर बैठ के खिलाता है वो अपने आएगा देवे, लेना है तो लो, आज तुमको अपने इच्छा से मांगे ही जाएगा भिखारी नहीं। तो वो बुफेलो सिस्टम तो हमको नहीं खाता है भाई। तो उस परिस्थिति में जब खड़े खड़े खा लेते हैं, चलते चलते खा लेते हैं, या आजकल के बच्चों का एक और आदत है, टीवी देख रहा है सूत के पॉपकॉर्न खा रहा, सुतल खा रहा। जबकि हमारे आयुर्वेद में बता दिया गया है कि हमको जमीन पर बैठ के पालथी मार के सीधा होकर खाना चाहिए। पालथी मार के खाना समझते हो? आसन मार के जिसको कहते हो, आसन मार के खाना चाहिए। लेकिन आज का आधुनिकता में हम लोग अपना खाना खाने का तरीका भी भूल गए। तो उस परिस्थिति में कभी कभी क्या होता है कि जो हमारा भोजन यहाँ से क्रॉस करता है तो एकाध दाना इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। अब वहां पर दाना प्रवेश कर गया, मान लो एक चावल का कण प्रवेश कर लिया, तो ये तो बाहर नहीं निकलेगा, तो चावल में स्टार्च है कि नहीं है, तो अंदर जाएगा, उसको डाइजेस्ट होने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो है नहीं। अगर डाइजेस्ट भी हो गया तो बाहर निकलेगा नहीं, तो वहां क्या होगा? वो सड़ेगा। तो अगल बगल का जो ये मांस है उसको क्या करेगा? सड़ाएगा। और जब मांस को सड़ाएगा तो वहां जख्म बनाएगा, और जब जख्म बनेगा तो टीस करेगा। तो पेट पकड़ के कहोगे मम्मी पापा पेट बहुत दर्द देता है, तो खाना कम कर दोगे तो बाप माए को तो माया है कि बाल बच्चा हमारा जल्दी जल्दी खाए, ज्यादा खाए, ऐसा खाए कि जवान हो जाए नहीं।
सुबह भी कंप्लान पिलाएगा, शाम को भी हॉर्लिक्स पिलाएगा। काहे भाई एकदम स्ट्रॉन्ग बने, बॉडी इसका एकदम फिट रहे। और यही परिस्थिति में यहाँ पर जो ये बनता है जख्म, तो तुम्हारा मम्मी पापा ले जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसको जरा अल्ट्रासाउंड करा के देख लीजिए। अल्ट्रासाउंड करता है तो पता चलता है कि अपेंडिक्स इसका पक गया। तो समय के अनुसार से अगर इसको काट के और शरीर से बाहर निकाल दिया तब तो ठीक है, और नहीं तो अगर ये पक के और फट गया तो वो पॉइजन बन जाता है। तो वैसा का परिस्थिति में आदमी मर भी सकता है, टाटा बाय भी कर सकता है ना। और जब टाटा बाय कर देगा तो तुम तो चलिए जाओगे। बाकी 2-4-5 दिन यहाँ पर जो तुम्हारा है हित नाता कुटुंब परिवार जैसे हम लोग हैं, है ना, follow the peer, slowly, and after 5 days we are be happy। 5 दिन के बाद कोई याद रखता है? तो अगर वैसा है सिचुएशन तो करा लो। फिर 1 महीना बेड रेस्ट करने की जरूरत। 7 दिन में टाका कट जाएगा, तुम धीरे धीरे चल बोल सकते हो। 10 दिन के बाद तुम पढ़े ला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और पूरा इच्छा है कि नहीं हम बीमारे रहे 1 महीना तक, तो रेस्ट में रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तो फीस लगेगा। चलो आगे बढ़े। तो कैसी अवस्था है तुमको बता दिए कि पदार्थ जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अनिश्चित होने का कारण उसका अंतराण्विक बल है। तो अंतराण्विक बल उसका बहुत कमजोर होता है, जिसके कारण ना तो उसका आकार नियत हो पाता है, ना तो आयतन नियत हो पाता है। इसलिए गैस का डिफिनेशन है कि वैसे पदार्थ प्रकृति में मौजूद है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। तो इस गैस के लिए बॉयल्स नामक वैज्ञानिक ने एक नियम दिया। क्या नियम दिया कि गैस का अगर हमारा देखा जाए तो द्रव्यमान, दाब और आयतन है ना, ये 3 चीज पर उसने चर्चा किया। कह रहा है कि अगर किसी गैस को दबाया जाए, अब तुम ही बताओ जब उसको दबाएंगे तो उसका आयतन बढ़ेगा कि घटेगा? क्या होगा? जब उसको दबाएंगे तो उसका मॉलिक्यूल से एक दूसरे के साथ चिपकेगा, और जब चिपकेगा तो उसका आयतन धीरे धीरे क्या होगा? घटते जाएगा नहीं। लेकिन जैसे ही हम दाब को छोड़ देंगे तो मॉलिक्यूल उसका फैलेगा। अब फैलेगा तो जगह ज्यादा छेकेगा, और ज्यादा जगह छेकना ही तो आयतन है। बात में ना, इसका मतलब कि दाब और आयतन, दाब बढ़ने से आयतन घटेगा और दाब घटने से आयतन बढ़ता है। समानुपात की व्युत्क्रमानुपात। बॉयल्स ने यही बात बोला था कि अगर किसी भी गैस को नियत ताप पर रखा जाए और उसका दाब बढ़ाया जाए तो उसका आयतन क्या होता है? घट जाता है। और दाब को अगर घटाया जाए तो उसका आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि आयतन और दाब एक दूसरे का व्युत्क्रमानुपाती है। बोला स्थिर ताप पर किसी गैस के दिए हुए द्रव्यमान का दाब उसके आयतन का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस परिभाषा के आधार पर अगर हम इसका व्यंजक प्राप्त करना चाहें तो दाब को हम प्रेशर कहेंगे और आयतन को हम वॉल्यूम कहेंगे, है ना। यानी प्रेशर वॉल्यूम का व्युत्क्रमानुपाती, तो व्युत्क्रमानुपाती है तो 1/v लिखेंगे। बात में आया? तो ये जब व्युत्क्रमानुपाती है तो इसको कांस्टेंट लगा के, हम स्थिरांक लगा के इसको हम वेरिएशन को हटाएंगे तो हम लिख सकते हैं P बराबर K × 1/v, जहाँ K एक नियतांक है, स्थिरांक है, कांस्टेंट है। तो हम K को 1 से गुना करेंगे तो K बटा, तो P बराबर क्या आएगा? K बटा, तो कैंची गुना करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, तो K को करेंगे 1 से गुना तो P से होगा V गुना, तो K बराबर क्या आएगा? V गुने, यानी P मतलब प्रेशर, दाब, अभी मतलब आयतन, वॉल्यूम, है ना। किसी भी गैस को निश्चित ताप पर उसके प्रेशर, दाब और उसके वॉल्यूम, आयतन को गुना करेंगे तो उसका गुणनफल 1,
नियतांक भी प्राप्त होगा। नियतांक नहीं है, ये तो ही नहीं बताइए, परिभाषा ये दिया कि अगर किसी भी निश्चित तापमान पर अगर गैसीय पदार्थ है तो उसका दाब और उसका आयतन का गुणनफल क्या होगा, एक नियतांक होगा। यही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है। अब सोचो कि अगर प्रेशर और वॉल्यूम दोनों अगर हमारा है एक नियत ताप पर, तो अगर हम टेम्परेचर में प्रेशर बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, प्रेशर घटाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो मान लो कि पहला हमारा किसी भी गैस को नियत ताप पर प्रेशर है P1, तो उसका वॉल्यूम आएगा V1। अगर हम इसको बदलकर P2 कर दें तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V2 हो जाएगा। तो हम बॉयल्स के नियम के अनुसार से लिख सकते हैं कि नहीं, P1 V1 बराबर P2 V2 बराबर। अगर हम और चेंज करें, तीसरा वॉल्यूम ले, तीसरा प्रेशर ले, तो P3 V3 होगा, और चेंज करें तो P4 V4 होगा। लेकिन जो भी चेंज करने के बाद आएगा वो क्या होगा, एकदम कांस्टेंट होगा। हम जैसे जैसे इधर बढ़ाएंगे उतना ही रेंज में ये बढ़ेगा, उतना ही रेंज में ये बढ़ेगा, उतना ही रेंज में ये बढ़ेगा, और सब बढ़ने के बाद एक कांस्टेंट राशि के रूप में प्राप्त हो जाएगा। ये कहना था किसका, बॉयल्स का। इसलिए इसको हम बॉयल्स का गैसीय नियम कहते हैं। तो बॉयल्स के गैसीय नियम में दो चीज आया, एक आया आयतन और दूसरा आया दाब। यानी दाब और आयतन दोनों का गुणनफल स्थिरांक होता है, ये बात बताया जितने बॉयल्स। ठीक है, ये गैस के लिए। तो इसी के आधार पर एक और रिलेशन बताया दाब और घनत्व का, यानी प्रेशर और डेंसिटी का। डेंसिटी भी जानते हो कि सभी गैस का डेंसिटी अलग अलग है। जिसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा वो पृथ्वी के नीचे के सतह पर रहेगा क्योंकि वो भारी होगी, और जैसे जैसे डेंसिटी कमते जाएगा वो गैस क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ते जाएगा। हल्का होते जाएगा तो ऊपर जाने के बाद तो ऐसा है कि गैस भी नहीं है। सबसे ऊपर जाएंगे तो जहाँ भूकंप है वहाँ कुछ है, वहाँ गैस तक भी नहीं है। तो गैस के नियम के आधार पर बॉयल्स ने उसके दाब और डेंसिटी के बीच एक संबंध बताया। ऐसे भी तुम जानते हो कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन लिखा है। घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे, हम लोग पीछे क्लास में पढ़े थे मैथ क्लास में, जहाँ पर हम कभी कभी वॉल्यूम वाला चैप्टर में हिसाब बनाते थे तो ऐसा आता था, है कि नहीं। तो हम पढ़े घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, तो हम घनत्व को लिखेंगे क्या चीज, डेंसिटी D, और द्रव्यमान को क्या लिखेंगे, मास M, और आयतन को क्या लिखेंगे, वॉल्यूम V। तो यहाँ से हम निकालते हैं मान किसका, V का। हाँ, V का निकालते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर बॉयल्स के नियम में आया था प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है, तो हम V का मान निकालते हैं। तो D बराबर आया M बटा V। तो कैंची गुना करेंगे तो हम लिख सकते हैं M बराबर D गुना V। क्या कैंची गुना करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है कि नहीं। तो M के साथ एक गुना करेंगे तो M, और D के साथ V गुना करेंगे तो D भी। लेकिन मान हमको किसका निकालना, V का। तो V बराबर क्या होगा, M बटा D। समझ आ गया। अब आ जाओ बॉयल्स के नियम से कि अगर किसी गैस का दाब को P माने, आयतन को V माने, और उसकी मात्रा को M माने, तो बॉयल्स का नियम बताया P वैलेजेज 1 बटा V। तो हम यहाँ पर लेंगे P वैलेजेज 1 बटा। तो यहाँ पर कांस्टेंट जब लगाएंगे तो हमारा बोलेगा P बराबर K बटा V। कांस्टेंट तो यही लग गया है, P बराबर K बटा V। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर V का मान पुट करते हैं। तो V का मान हमारा क्या आया, M बटा D। तो हम लिखेंगे ना यहाँ पर V के बदले क्या लिखेंगे, M बटा D। तो M बटा D। तो तुम एक और मैथ में फार्मूला पढ़े हो, A बटा B बटा C, तो हो जाएगा A गुने C बटा B। पढ़ा था इसका, हाँ ना बोलो लो। हाँ सर।
तो यहाँ पर ये मोटी लकीर है यानी बटा है, आई है m बटा d, तो d उलट के चल जाएगा ऊपर। तो p बराबर आएगा k गुना d बटा m। तो अगर k और m जो है ये कांस्टेंट बन जाए, जैसे यहाँ k क्या था, स्थिरांक था। मास तो अगर हमारा 50 ग्राम लिए है तो ऊपर से नीचे 50 ग्राम चलेगा, तो वो भी कांस्टेंट है। तो इस प्रकार से अगर k बटा m अगर कांस्टेंट हो जाए तो p d के वेरिएशन में आएगा। जैसे जैसे p बढ़ाओगे वैसे वैसे d बढ़ेगा, या जैसे जैसे d बढ़ेगा वैसे वैसे p बढ़ेगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हो गया। तो हम कह सकते हैं p भागे d, लेकिन p भागे d कब होगा, जब k बटा m एक नियतांक हो जाए। इसलिए यहाँ लिख दिए जहाँ k बटा m एक स्थिरांक है, वैसी परिस्थिति में p भागे d होगा। और p भागे d कहने का मतलब है कि किसी भी गैस का स्थिर तापमान पर उसका दाब उसके घनत्व के समानुपाती होता है। उसका दाब उसके घनत्व के समानुपाती होता है। उसका दाब उसके घनत्व के समानुपाती होता है। हो गया।